हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसे कि आपको विदित है कि हम अपने टॉक शोज के अंदर विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, ज्वलंत विषयों के ऊपर उनसे बातचीत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत, श्री विनोद अग्निहोत्री जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा चौड़ा अनुभव है, देश विदेश के कोई भी मामले हैं उनके ऊपर उनके पास जो जानकारी है बहुत ही गहन है। साथ में अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर हैं अभी वो। आ, आपने समय निकाला, हमारे साथ आए न्यूज टाइम में, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है विनोद जी आजकल, और एक के बाद एक। इससे पहले कि हम पहली खबर को एब्जॉर्ब कर पाए, दूसरी खबर हमारे सामने मुंह उठाकर खड़ी हो जाती है, और वो उससे ज्यादा भयावह चेतावनी देने वाली होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद एक असहाय होने की स्थिति जो है वो अभी तक बनी हुई है, वो जा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश, जहां से आप भी आते हैं, वहां से तो कुछ खबरें उन्नाव साइड से इस किस्म की आ रही हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। शायद हमारी व्यवस्थाओं का खोखलापन जो है, और उसको सिचुएशंस को हैंडल करने का जो खोखलापन है, वो बिल्कुल निकल कर सामने आ रहा है। शायद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का जो स्टील फ्रेम है वो भी पिघल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। क्या लगता है आपको विनोद जी? दिनेश जी, पहले तो आपका आभार अपने टॉक शो में मुझे बुलाने के लिए। मैं इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम आपसे और आपके जो इस प्रोग्राम के जो दर्शक हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ये समय बड़ा कठिन समय है हम सबके लिए, देश के लिए। जिस तरह की खबरें रोज आती हैं, मैं आपको सही बताऊं, मैं खुद अखबार में काम करता हूं, अखबार एक बड़े अखबार समूह का सलाहकार संपादक हूं। लेकिन मेरा मन खुद अखबार देखने का नहीं होता है। सुबह मजबूरी में देखना पड़ता है क्योंकि वो एक काम का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से टेलीविजन देखने का मन नहीं होता है, लेकिन देखना पड़ता है। सोशल मीडिया, तमाम साइट्स लगातार आती रहती हैं और उनसे जो हृदय विदारक खबरें आती हैं, तो कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की खबरें आएंगी। आज सुबह मेरे अपने अखबार की खबर थी, कानपुर एडिशन की, और हमारी साइट पे भी चल रही है वो, कि उन्नाव जिले का आपने जिक्र किया। उन्नाव मेरा जी अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी है। मेरे दो जिले हैं, कानपुर और उन्नाव। जी मेरा जन्म उन्नाव जिले के अपने गांव में ननिहाल में हुआ। मैं पला बढ़ा कानपुर का हूँ, तो ऑफिशियली मैं कानपुर ही होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर पैदाइश की दृष्टि से देखा जाए तो उन्नाव भी से भी मेरा वही रिश्ता है। उस जिले में अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले बक्सर घाट की। वहाँ बालू रेत में लाशें गाड़े जाने की खबर थी। अभी आज सुबह जो है खेरेश्वर घाट, उन्नाव जी और कानपुर की सीमा पर है। जी खेरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, कानपुर देहात में पड़ता है, कानपुर जिले में पड़ता है, कानपुर शहर जिले में। और उसके गंगा के उस पार से उन्नाव जिला शुरू हो जाता है। और मेरा गांव जो है, मेरा जन्म स्थान जो है, वहां से गंगा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम अपने गांव उसी खेरेश्वर घाट से जाया करते थे, नाव में बैठ करके। और घंटों उस घाट पर हम लोग जो है गंगा के किनारे नहाते थे, गंगा खेलते थे, कूदते थे रोज सुबह आकर के। तो वहां से हमारी स्मृतियां जुड़ी। आज वहां की खबर आई कि वहां रेत में तमाम सारी लाशें, कोई 100 बता रहा, कोई 150 बता रहा है। गिनती एक्चुअल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी संख्या में लाशें जो है रेत में दफनाई गई। और अभी जब हवा से और पानी से रेत हटी, बह गई, तो उसमें उन्होंने देखा कि कहीं हाथ दिखाई पड़ रहा, कहीं पैर दिखाई पड़ रहे थे। तो ये हृदय विदारक दृश्य जो है, ये देख करके मैं सुबह से बहुत विचलित रहा। अभी एक भास्कर अखबार जो हमारा है, जी मतलब जो जी हिंदी का एक बड़ा अखबार है, उसकी साइट की मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट छापी है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा की पूरी पट्टी है, करीब 1100 कुछ किलोमीटर लंबी है, जी जी 1150 के आसपास। उसमें उन्होंने जो उनके रिपोर्टर की रिपोर्ट है, करीब 2000 के आसपास शव कहीं बहते हुए, कहीं बालू में दफनाए हुए, तो उनका कहना है पाए गए हैं। अब इसकी पुष्टि प्रशासन ने कितनी की है, नहीं की है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस अखबार की साइट की खबर है जो मैं कोट कर रहा हूँ। जिससे करके बहुत मन विचलित हो रहा है, क्योंकि जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई तो शहरों में एक अफरा तफरी मची। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में,
गुजरात में, मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इन सब शहरों में, इंदौर, और जो तस्वीरें सामने आई कि लोग किस तरह से अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, आईसीयू में नहीं मिल रहा है, अगर बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड ऑक्सीजन मिल गया तो आईसीयू नहीं मिल रही, आईसीयू मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ी, हमारे पास भी चूंकि पत्रकार होने के नाते, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते तमाम सारे लोग अपेक्षा रखते हैं कि भाई आप किसी से कह दीजिए, मुख्यमंत्री क्या कह दीजिए, फलाने मंत्री क्या कह दीजिए, तमाम लोग फोन करके मदद मांगते हैं, जितना भरसक हो सकता है हम लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन सामने वाला भी हाथ खड़ा कर देता है कि क्या करें, कहाँ करें, विनोद जी कुछ है ही नहीं। तो बड़ी अजीब स्थिति रही है। अब जबकि थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से शहरों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ रही है कि अब अस्पतालों में मारामारी कुछ कम हुई है, ऑक्सीजन की मारामारी भी कम हुई है, तब जो भयावह तस्वीर आ रही है दिनेश जी, वो गाँव की गांव से आ रही है, गांव से आ रही है। वो बड़ी तकलीफ दे आ रही है, क्योंकि गांव में तो कोई स्वास्थ्य की संरचना ही नहीं है जी। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में नहीं है। छोटे छोटे अस्पताल हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं जिनको पीएचसी कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ डॉक्टर नहीं तो जाते नहीं, कंपाउंडर भी कभी आते कभी नहीं आते, ताला बंद रहता है। फिर आपके कुछ तहसील स्तर के अस्पताल हैं, फिर बाद में जिला अस्पताल है। तो गांव में तो न जांच हो पा रही है, न वहाँ कोई मदद है, बस लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग खांसी आ रही, जुकाम हो रहा है, सांस रुक रही है, सांस फूल रही है, बुखार आ रहा है, और अगर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उम्र ज्यादा है, तो लोग मर रहे हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है। आज मैंने अपने गांव में फोन किया जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने वहां फोन से बात की काफी देर, तो वहां भी बताया साहब बहुत बुखार आया हुआ है लोगों को, तमाम खांसी हो रही है लोग, और कुछ डॉक्टर जो लोकल हैं वो देख रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के कई जगह इस पर खबरें आ रही। ये अब मुझे लगता है सरकारों को शहरों के साथ साथ गाँव की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना गाँव में अगर ये महामारी इस तरह फैलती रही तो बड़ा भयानक होगा। बल्कि एक खबर तो उससे कल आई थी बचना जहाँ चाहिए। पे सर, जहाँ पर 14 उन्नाव जिले के डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था। गांव के जो डॉक्टर थे, जो 19 डॉक्टरों ने, जी, अखबारों में 14 की खबर आ रही है, आपकी खबर तो बिल्कुल चौदह सही उन्नीस होगी। हाँ, जी, 14 मान लीजिए। हाँ, हाँ, कि इन डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, फिर उनको कुछ मान मनोबल चला, उनका समझाया गया उनको कि ऐसा मत करिए। फिर वो वापस तो ले लिया है, लेकिन जिन स्थितियों में काम कर रहे होंगे और जिन हालातों के अंदर उन्हें मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा होगा, मैं उस स्थिति की, जो भयानक स्थिति हो सकती है, उसको पहचान पा रहा हूँ, थोड़ा सा महसूस कर पा रहा हूँ कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत तो खैर बहुत ही क्रिटिकल है। इसके मुकाबले खासतौर से जहां मैं हूँ, मुंबई या महाराष्ट्र में, स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, और दक्षिण भारत में थोड़ी सी बेहतर तो सिचुएशन तुलनात्मक रूप की से। अपेक्षा, तुलनात्मक रूप से। उसके एक कारण जैसे कि कुछ आजकल क्रिटिकल जो डेटा आ रहे हैं निकल के, पर कैपिटा डॉक्टर हैं, पर कैपिटा जो नर्सेज अवेलेबल हैं, पर कैपिटा जो बेड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी शायद कल या परसों की खबर थी कि पर कैपिटा हिसाब से जो बेड्स हैं वो 10,000 के लिए 3.2 बेड्स पूना में अवेलेबल हैं, और साउथ में भी और महाराष्ट्र में थोड़े बेहतर हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश बिहार में 0.5 से भी कम अवेलेबल हैं। और नर्सेस की भी ये स्थिति है कि जहां पर केरला के अंदर बेस्ट पोजीशन है, वहीं नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान में इनकी स्थिति बड़ी दयनीय सी है। ये कंडीशन तो खैर हेल्थ में लगातार हो रहे बजट कट के कारण ही है। पिछली बार भी जो आई वॉश किया गया था कि हेल्थ बजट बढ़ाया नहीं गया था, बहुत सारी स्कीम्स इकट्ठी कर दी गई थी, दिखाया गया था। इस हिसाब से इतनी चुनौती के अंदर भी अगर आप हेल्थ बजट के अंदर कोई क्वालिटेटिव इंक्रीज नहीं करते हैं, और एक साल कम नहीं होता था कोई भी एक छोटा मोटा प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, वो भी आप नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत बड़ा प्रशासन का फेलियर माना ही जाएगा ना। दिनेश जी, दरअसल कोविड संक्रमण को लेकर के हमारी सरकारें गफलत में रही। और मैं जब सरकारें कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं होता, मेरा मतलब राज्य सरकारों से भी सभी होता है। सभी सरकारें हैं। क्योंकि मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं जो एक तरफा तरीके से सोचे, या तो सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, या अगर आलोचना कर रहे हैं तो निंदा ही कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ चीजों को तथ्यात्मक और तार्किक तरीके से देखने की। तो मुझे लगता है कि हर तरफ से गफलत हुई, और जिस तरह से जो कोविड का जो संक्रमण जो पिछले साल आया था जनवरी में, भारत में 30 जनवरी को पहला केस हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से हमने उसको हैंडलिंग में देरी की,
दुनिया में तो अक्टूबर नवंबर में ही सारे मामले आने शुरू हो गए थे, और हमने उसको जाके मार्च में उसको एड्रेस किया उस समस्या को, और 3 महीने हमने एक तरह से बहुत अनदेखी की जी। और उसकी वजह से वो संक्रमण भारत में फैल गया। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में भी लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन के तमाम सारे नतीजे भी सामने आए। प्रवासी मजदूरों की समस्या आई, भयानक समस्या आई, काम धंधे ठप हुए, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, बहुत कुछ दिक्कतें आई। लेकिन कोविड संक्रमण को काफी हद तक और देशों की तुलना में हमने ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, और एक तरह से हमारी सरकारों ने पीठ ठोकनी शुरू कर दी अपनी। अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद तो सभी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने तो सबसे ज्यादा पीठ ठोकी, विदेशों तक में डंका पीटा, और राज्य सरकारों ने भी एक तरह से अपनी पीठ ठोकी और सब कुछ ढीला छोड़ दिया गया। विज्ञापन जरूर आते रहे, टेलीफोन की कॉलर ट्यून जरूर होती रही कि बचाव करिए, और उसमें संदेश दिए जाते रहे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जनता ने भी और सरकारों ने भी और राजनेताओं ने भी बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। इस अक्टूबर में मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव हुए, बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ। हमने देखा कैसे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे जो है चुनाव आयोग की सारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पूरी सामान्य, ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो वैसे प्रचार हुए, रैलियां हुई। उसके बाद फिर ये 5 राज्यों के चुनाव आ गए। इन चुनाव में करके पूरी तरह से पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, केरल हो, पुदुचेरी हो, सब जगह जो है सभी दलों ने अपनी राजनीतिक रैलियां करने में, रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल आखिर तक 20-22 अप्रैल तक जो है रैलियां और रोड शो हुए। चुनाव आयोग भी तब जागा जब ये समस्या बिल्कुल विकराल हो गई, और आज तक जब अदालतों ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया तब चुनाव आयोग भी जागा। उसने भी अपने दिशा निर्देशों के पालन का कोई ध्यान नहीं दिया कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद महाकुंभ, कुंभ जो है हरिद्वार का, एक तो पहले ही वो 11 साल में हो गया, 12 साल की बजाय, वैसे 12 साल बाद होता है, इस बार पता नहीं क्यों कौन सा तिथि योग और नक्षत्र का था कि वो 11 साल में हो गया, 2021 में हो गया, 2022 में होना चाहिए था, 2016 के बाद तो 2012 के बाद तो 22 में होता है। लेकिन चलिए, और वो भी सीमित तरीके से न करके उसको जिस तरह से पूर्ण तरीके से किया गया, और पहला शाही स्नान तो बिल्कुल लाखों लोगों ने किया, फिर दूसरा शाही स्नान भी हुआ, उसमें भी लाखों लोगों ने किया, और उस कुंभ से भी सारे कोरोना के जो प्रतिबंध थे तो खत्म हो गए। तो इससे क्या हुआ कि संक्रमण का प्रसार, उसको फैलने का पूरा मौका मिल गया। हमने सारे मतलब जो है दरवाजे खोल दिए कि भाई शादी ब्याह लोगों ने शुरू कर दिए, आईपीएल भी चल रहा था उधर जो है, फिर जो है रेस्टोरेंट खुल गए, मॉल खुल गए, लोग जाने लगे, पार्टियां होने लगी, मिलना जुलना हो गया, सब कुछ बिल्कुल, और मास्क उतर गए, सैनिटाइजर गायब हो गए, बिल्कुल पूरी तरह से। तो लापरवाही सरकारी स्तर पर हुई, लापरवाही लोगों के स्तर पर हुई, लापरवाही व्यवस्था के स्तर पर हुई, और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था पहले दौर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, वो भी कई जगह डिसमेंटल कर दिया गया। वो जो रेलवे की कोचेस बनाई गई थी, जो और तमाम टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे, वो भी डिसमेंटल कर दिए गए। मुंबई में भी हुआ, और सब जगह हुआ ये। और जो ऑक्सीजन को लेकर के जो कोविड टास्क फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसने अप्रैल 2020 में, अक्टूबर 2020 में और फरवरी 2021 में बार बार चेतावनी दी कि ये कभी भी संक्रमण अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही वो कोरोना की दूसरी वेव आई, जो कि दुनिया में फैल रही थी, सब जगह से मालूम था, तमाम खबरें आ रही थी, अचानक आई और धड़ाधड़ लोग जो है भागने लगे, गिरने लगे, बीमार पड़ने लगे, और मौतें होने लगी। शहरों में शमशान घाटों पर चिताओं के लिए जगह नहीं थी, शवों को दाह संस्कार के लिए कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए लाइनें लगी हुई थी, हर जगह लाइनें थी, हर जगह मतलब वो था। वो दृश्य हम लोगों के सामने आया, और यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी चुनाव आयोग को लेकर के, फिर सुप्रीम कोर्ट को, सारे अदालतों को बोलना पड़ा। तो और सरकारें बिल्कुल एकदम ऐसे मामलों में वो हो गई, जिसको कहते हैं कई बार किंग कर्तव्य मोड वाली स्थिति में हो गई। फिर सामाजिक संस्थाएं आगे आई। हम पिछले 10-15 दिन तो करीब बहुत बुरी स्थिति रही। खैर धीरे धीरे सरकार हरकत में आई, चीजों को संभालने की कोशिश की गई। अब कुछ चीजें जो है जैसा कि आ भी रही हैं। अब मैं बताऊं, ऐसे ही समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, और पंचायत चुनाव होते रहे। आखिरी पोलिंग जो पंचायत चुनाव हुई है 29 अप्रैल को हुई है, 2 मई को रिजल्ट आए हैं। और पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश में आप जो हालत देख रहे हैं, उस समय चीख चीख करके तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे सोशल मीडिया में लोग ये कह रहे थे, अखबार लिख रहे थे कि ये पंचायत चुनाव टाल दीजिए, पंचायत चुनाव टाल दीजिए, इनसे गाँव में संक्रमण फैलेगा। आज जो गाँव में संक्रमण फैला है
उसका सबसे बड़ी वजह एक तो कुंभ से लौटे हुए लोग और पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव ने जो है पूरी तरह से शहरों का संक्रमण गांवों में पहुंचा दिया। और अब स्थिति यह है कि अगर गांव पर तेजी से ध्यान नहीं दिया गया तो हालत बिगड़ सकती है। मैं तो आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि गांव की ओर सबको अब ध्यान देना चाहिए। एक मुद्दा जिसकी ओर थोड़ा लोगों का ध्यान कम जा रहा है कि इस सरकार के अंदर बहुत हद तक विदेशी मुद्रा के नियमों को लेकर एनजीओ को क्रिपल कर दिया गया था। वो एनजीओ जो इस काल के अंदर, इस महामारी के काल में सहायक सिद्ध हो सकते थे, आज वो अपने आप को एक बहुत बड़ी मात्रा में असहाय सिद्ध हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो फंडिंग नहीं है जिसके द्वारा आके वो समाज में काम कर सकते थे। ये कमी इस बार बहुत बड़े रूप में महसूस की गई है और कई बड़े अंग्रेजी इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फुल पेज से भी ज्यादा के बड़े इनके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं। सिर्फ जिस ढंग से एनजीओ सिस्टम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, फंडिंग जो आ सकती थी उसको भारत सरकार ने कड़े नियमों के अंतर्गत बिल्कुल रोक दिया और विदेशी फंडिंग को तो ऑलमोस्ट ड्राई अप कर दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ा है इनका, इन सोर्सेस के ड्राई अप होने का, क्योंकि ऐसे मौके पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा कार्य करती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई त्रासदी आती है, तो तमाम सारे जो गैर सरकारी संगठन है, जिनको हम एनजीओ कहते हैं, वो आते हैं और काम करते हैं अपने तरीके से। देखिए, एनजीओ में बहुत सारे संगठन हैं और कई एनजीओ के नाम पर फर्जीवाड़े भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग या एक बड़ी संख्या फर्जीवाड़े की है तो उसके चक्कर में कई जो जेन्युइन लोग हैं, संगठन है, उनके ऊपर भी पाबंदियां लग गई। और मुझे लगता है कि एक ही लाठी से जो सबको हाँकने का एक काम किया गया, वो कहीं ठीक नहीं था। और उसकी वजह से कई स्वयंसेवी संगठन संस्थाएं, कई गैर सरकारी संस्थाएं जो है, जो बाढ़ में, सूखे में, भूकंप में और किसी भी आपदा में, युद्ध की स्थिति में, किसी भी संकट काल में सरकार के साथ साथ एक समानांतर तरीके से मदद और राहत का काम करती हैं, वो इस बार बहुत, उनकी संख्या बहुत ही कम है जी, जी। और नगण्य के बराबर है। हम लोग भी चूंकि मीडिया में रहते हुए हमें तमाम एनजीओ की खबरें आती थी, उनकी रिलीजेस आती थी, उनके बारे में पता लगता था काम कर रहे हैं। इस बार उस तरह से नहीं आ रही है। एक और चीज बताऊं मैं राजीव जी, दिनेश जी, बहुत विडंबना है कि आपने भी सुना होगा कि दिल्ली में श्रीनिवास, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। किसी को बेड दिलाना है, किसी को दवाइयां दिलानी है, किसी को ऑक्सीजन दिलानी है, किसी को वेंटिलेटर दिलाना है, बहुत मदद की। इसी तरह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिलीप पांडे, उन्होंने बहुत मदद की अपने स्तर पर। और भी कुछ लोगों ने मदद की, जो बीजेपी के लोगों ने भी, जो अपने इंडिविजुअल स्तर पर मदद की। लेकिन विडंबना देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर रही है इन लोगों से। जी, आज खबर आई है, मैंने दिल्ली देखा। पुलिस श्रीनिवास से पूछताछ कर रही है, दिल्ली पुलिस दिलीप पांडे से पूछताछ कर रही है कि आप कहां से ये सामान ला रहे हैं, आप कैसे मदद कर रहे हैं। जी। अरे भाई, पुलिस को तो खुद मदद करनी चाहिए और प्रशासन को तो इन लोगों का हाथ बटाना चाहिए जो अपनी जान की परवाह न करके मैदान में घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे लोगों के पत्रकार मित्र श्रेष्ठ नारायण सिंह थे, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ, उनके लिए प्लाज्मा का इंतजाम श्रीनिवास ने मुंबई से किया। मुंबई से प्लाज्मा डोनर को लेकर के आए और मुंबई से उनको प्लाज्मा दिलवाया। अब वो दुर्भाग्य था कि श्रेष्ठ नारायण सिंह नहीं बच सके, लेकिन इस तरह के प्रयास जो व्यक्ति कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने की बजाय उनको पुलिस नोटिस दे रही है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मुझे नहीं समझ में आता है, ये कौन सा जो है व्यवस्था है। मैंने तो पहली बार इस तरह सुना है कि आपातकाल में जो लोग मदद कर रहे हैं उनसे ही पुलिस पूछने लगे। अगर भाई आपको कोई ऐसी शिकायत मिली हो कि कहीं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, कहीं ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, कहीं दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उसको पूछिए। जब वो अपने स्तर पर कोशिश करके लोगों को दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जेन्युइन लोगों को दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जेन्युइन लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं और उस रेट पे करा रहे हैं, सरकारी रेट है, उसके बाद आप उनसे कैसे पूछताछ कर रहे हैं? ये तो बड़ी, यानी अब हम लोग भी कल को किसी की मदद करें अगर, तो पूछताछ शुरू हो जाए तो आदमी, यानी मदद करने वाले को हतोत्साहित किया जा रहा है। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है, परे है। ये आज की राजनीति का एक विभत्स चेहरा है जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है इस चेहरे को और बुरे रूप में हमें देखना पड़े। एक और बहुत मुद्दा जिसकी चर्चा कम हुई है लेकिन हुई भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई है, वो है कि महामारी के अंदर भारत का ह्यूज डिजिटल फेलियर,
जहां पे हमारे पास कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं था किसी शहर के लिए जो ये हमको ये बता सके कि ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, बेड कहाँ अवेलेबल है, वेंटिलेटर कहाँ अवेलेबल है, इस शहर में कितने बेड्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कौन सा नजदीक की ऐसी जगह हो सकती है। वो देश जो आपको एयरलाइंस का टिकट, रेलवे का टिकट अपनी टेबल पे बैठ के दे सकता है, अपने लैपटॉप पे बैठ के दे सकता है। आपको हो सकता है कि एक वॉशिंगटन डीसी से लेके और कैलिफोर्निया या सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट का बता सकता है कि ये फ्लाइट अवेलेबल है। वो सिस्टम इस महामारी के दौरान ना हमें बेड की जानकारी दे पाया, ना हॉस्पिटल की, ना डॉक्टर्स की, ना नर्सेस की, ना ऑक्सीजन की, ना किसी और सुविधा की। ये डैशबोर्ड पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने डेवलप कर दिया, युगांडा ने डेवलप कर दिया, यहां तक खबरें आई कि और बहुत कमजोर कमजोर देशों ने भी उसका फायदा उठा के इसको डेवलप किया। ये मैं समझता हूं कि भारत की डिजिटल क्रांति, जिसको हम अपना सिरमौर मानते थे, ये उसका बहुत बड़ा फेलियर है कि हम अपने लिए एक डैशबोर्ड तैयार नहीं कर पाए और जनता पुराने टाइम के हिसाब से बेचारे फोन कर करके पूछ के उस हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाओ। एक व्यक्ति अपने मरीज को लेके कभी यहां भटकता है, वहां भटकता है, 20-20 हॉस्पिटल के चक्कर काटता है और अंततः उसके मरीज की मौत हो जाती है। ये डैशबोर्ड नहीं बना पाए हम सर। ये डिजिटल जो क्रांति इसकी हम दावा करते हैं, ये उसका एक ग्रैंड फेलियर हमारे सामने निकल कर आया है, जिसके लिए शायद मैं कितने कैसे भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं कम पड़ जाएंगे। और इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ दबे शब्दों में हो रही है और ज्यादा करके चैनल्स पे ये इशू नहीं उठाया जा रहा है। विनोद जी। देखिए दिनेश जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा जो भारत सरकार का के जो तमाम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनमें डिजिटल इंडिया एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आप याद कीजिए, जब पिछली मोदी जी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया और इस तरह के कार्यक्रमों की जब घोषणा हुई थी, उसमें डिजिटल इंडिया भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हालांकि देश के डिजिटलाइजेशन का काम तो पहले से शुरू चल रहा है। कंप्यूटराइजेशन का काम तो राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुआ और सभी सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया, और मनमोहन सिंह के टाइम में भी बढ़ा और मोदी जी के टाइम में भी आगे बढ़ा। लेकिन मोदी जी ने उसको इस सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत अनाउंस किया, डिजिटल इंडिया, और बहुत तेजी के साथ सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन किया गया। जब नोटबंदी लाई गई तो भी एक आ गया कि अब सारी चीजें जो है डिजिटल इकोनॉमी चूंकि होगी और डिजिटल होंगे, सब एप्स बेस्ड ही सारे पेमेंट्स होंगे, तो वो भी एक उसका था। लेकिन हर कार्यक्रम की, हर योजना की परीक्षा संकट काल में होती है कि वो कितना खरा है। और ये इससे बड़ा संकट काल देश के सामने कोई दूसरा नहीं अभी तक आया है। देश के इतिहास में इतना बड़ा संकट काल नहीं आया है। युद्ध हमने झेले हैं, लेकिन वो सब सीमित समय के लिए थे। वो चाहे 1962 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, या कारगिल की लड़ाई हो, वो एक सीमित समय के लिए हुए हैं और वो उनका असर सीमित समय। लेकिन ये एक व्यापक पिछले 1 साल से ज्यादा समय से संकट हम लोग झेल रहे हैं, और कब तक चलेगा अभी इसका कोई पता नहीं है। ऐसे समय, जबकि हम 2021 में बात कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में और भारत में भी डिजिटल उसका जो है जबरदस्त चलन बढ़ गया, ऐसे समय में लोगों को भागना पड़ा है एक एक बोतल, एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए, एक एक बेड के लिए, फिजिकली भाग भाग करके लोगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे समय कुछ शेख चिल्ली नुमा आदेश भी हुए सरकारों के, जी, बाद में वापस लेने पड़े। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश में एक आदेश हुआ कि कोई भी कोविड पेशेंट जो है उसको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करेगा अपने उस पे, वो जब तक सीएमओ का रेफरल नहीं आएगा। जी जी अब जी, जो चीज कायदे से डिजिटल उस ऐप पे होनी चाहिए थी कि अगर कहीं कोविड पेशेंट है और कोई ऐसा ऐप बना हुआ है, वो उस पर रजिस्ट्रेशन कराए और उसको तुरंत हॉस्पिटल जहां पे बेड अवेलेबल हो उसका लोकेशन मिल जाए और वो वहां चला जाए और उसकी वहां इन्फॉर्मेशन हो और एडमिशन हो जाए, तब तो फायदा होता। अब वो पेशेंट घर में है, उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त या नजदीकी व्यक्ति वो सीएमओ के यहाँ चिट्ठी लिए पड़ा हुआ है, रिपोर्ट लिए हुए, सीएमओ के यहाँ भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ दलाल भी घूम रहे हैं कि हम रिफरल पैसे लेके दिला दें। सुबह से लेकर शाम तक रिफरल लेटर नहीं मिल रहा है और वो पेशेंट वहां दम तोड़ रहा है। ऐसे कई घटनाएं आई। अस्पताल जा रहे हैं, अभी भी एक हुआ है इसमें कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर निकाला कि जिसके पास जो उत्तर प्रदेश का वासी उसी को वैक्सीनेशन होगा। हाँ, ये तो खैर आधार कार्ड लेके आइए, ये भी निकाला। अभी तो वैक्सीनेशन पे मैं बाद में आता हूँ, अभी तो मैं रेफरल लेटर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो हम लोगों के पास फोन करके लोगों ने कहा साहब दिला दीजिए, हमने हॉस्पिटल फोन किया, हॉस्पिटल वालों ने कहा साहब
कहीं तो बेड नहीं मिला, जहां बड़ी मुश्किल से बेड लोकेट हुआ तो उन्होंने कहा साहब सीएमओ का रेफरल चाहिए। अब सीएमओ के रेफरल के लिए किसी से चिट्ठी लिखा है, एमपी से चिट्ठी लिखा रहे हैं, उनसे फोन करा रहे हैं, शाम तक वो रेफरल नहीं मिल रहा है। तो ये तो चीजें हम लोगों ने खुद जो है तमाम लोगों के लिए जब कोशिश की मदद करने की, उसमें सामने आई। तो आप सामान्य व्यक्ति के बारे में आप सोचिए, क्या जिसको बेचारा वो लेकर के जा रहा है वहां सीएमओ ऑफिस का जो चपरासी भी उससे ढंग से बात नहीं करता। तो फिर बाद में जब इस पर दबाव हुआ, मीडिया में इसकी आलोचना हुई, तब इस आदेश को वापस लिया गया कि भाई अस्पताल वाले अगर जगह है उनके पास तो सीधे जो है वो। तो इस तरह के बेतुके आदेश भी आए। जो इसी तरह ऑक्सीजन को लेकर आदेश आया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अजीब से आदेश आए। अब मैं आपको एक बताऊं उदाहरण, हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल प्लांट ऑक्सीजन के थे, उनमें से कुछ को कहा गया, उन्होंने जब क्लिनिकल ऑक्सीजन सप्लाई करनी शुरू कर दी अपने इंडस्ट्री कंजप्शन के लिए बंद करके, तो वहां इंस्पेक्टर पहुंच गया। उन्होंने कहा साहब आप पहले ये बंद कीजिए प्रोडक्शन, और आप जो है लाइसेंस लीजिए क्लिनिकल ऑक्सीजन का, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करिए। अब एक जानने वाले थे, उन्होंने हमको बताया, तो मैंने फिर अपने करस्पॉन्डेंट को लगाया, तो उससे बात की हरियाणा के सरकार से। फिर सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो भी जहां प्रशासन ने ऐसा किया था उनको टाइट किया गया। तो इस तरह के प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के आदेश जो है बड़े अजीब टाइप के आदेश हुए। तो इससे भी दिक्कतें हुई। कहीं जो है ऑक्सीजन का जो है जानी कहीं थी, पहुंच कहीं रही है। जी। तो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि ऑक्सीजन की का जो संकट हुआ पिछले शुरुआती दिनों में, करीब 10-12-15 दिन तक, जिसमें लोगों की जानें गई, काफी लोगों की जान जो है वो कोविड से न जाके ऑक्सीजन की कमी से गई। ऐसे लोगों को के लिए उत्तरदायी कौन है भाई? इसके लिए बाकायदा जांच होनी चाहिए कि इस फला तारीख से इस तारीख तक देश में, प्रदेशों में जहां जहां ऑक्सीजन बनती है, जिन जिन प्लांट्स में, उनमें कितनी ऑक्सीजन बनी, उसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको भेजा गया, वो रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। और उसके बाद जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि हिंदुस्तान में ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी। लॉजिस्टिक के लिए हिंदुस्तान में एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वेल सेट एसओपीज हैं, वो है हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस जी। उनकी मदद नहीं ली गई कि कहां पे क्या पहुंचाना है। अगर उनकी मदद ले ली जाती थी तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता था, चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता था। और जैसे आपने कहा कि वो अगर डैशबोर्ड बन जाता कहीं पे डिजिटल इंडिया का, तो जैसे शेष नारायण जी के लिए प्लाज्मा कोई एक व्यक्ति बंदोबस्त करता है मुंबई से किसी और शहर से, तो आपको पता रहता है कि डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, यहाँ पर प्लाज्मा अवेलेबल है, इसका यूज किया जा सकता है। इन चीजों के बिल्कुल टोटल एब्सेंस, एक तरह से कहूं डिजिटल कोलैप्स की कंडीशन थी, जहां पे कोई जानकारी नहीं किसी के पास। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां और भी खराब हुई हैं। लोगों में निराशा का भाव इसलिए भी हुआ है कि हम डिजिटली अपने आप को इन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए, देखा जाए। दिनेश जी, डिजिटल कोलैप्स ही नहीं, सिस्टम कोलैप्स हुआ पूरा, उसमें डिजिटल भी एक चीज शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए कि देश के जाने माने संगीतकार राजन साजन मिश्रा बंधु जो है, राजन मिश्रा जी दिल्ली में जो है भर्ती थे, उनको आईसीयू और वेंटिलेटर मिलने में कितनी दिक्कत हुई और आखिरकार उनकी जान चली गई। जिस व्यक्ति के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हों, उस व्यक्ति को दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में वेंटिलेटर में मिले, तो ये, और हॉस्पिटल में रहते हुए वेंटिलेटर में मिले, ये मतलब अपने आप में जो है एक सिस्टम कोलैप्स की बात है। और ये एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे, छन्नू लाल जी बनारस में जो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे हैं, और दुनिया, उनके अपने किसी परिजन के लिए उनको कितना भागना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मनोज मिश्रा मेरे बहुत अच्छे मित्र, कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे। 6 घंटे 7 घंटे भटकते रहे, और उसके बाद उनको किसी छोटे से अस्पताल में बेड मिला, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक भाजपा के एक नेता भवानी सिंह जी, उनको बाद में हैदराबाद शिफ्ट किया गया, वहां उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे जाने माने लोग जो है, रमेश उपाध्याय जाने माने लेखक हिंदी के, उनको जो है हॉस्पिटल में थे, ओखला में ईएसआई हॉस्पिटल में, वहां उनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था। मुझे फोन आया उनके जानने वालों का, उनके रिश्तेदार का, मेरे बहुत से मित्र हैं, मैंने प्रयास किया, 2-3 जगह बात की, एक जगह किसी तरह आईसीयू बेड की व्यवस्था करवाई। तब तक जो है पता लगा कि उसी हॉस्पिटल में जिसमें भर्ती थे उसमें उनका नहीं साहब इसमें मिल जाएगा, इसी में मिल रहा है। तो उन्होंने हमको फोन कर दिया उनके रिश्तेदार ने कि साहब मिल गया है, आप परेशान मत होइए। हम निश्चिंत हो गए। और जब तक उसके बाद उनको वहां बेड नहीं मिला बावजूद, और जहां मैंने इंतजाम किया था वहां बेड ही भर गया, और वो बिना बेड मिले ही रमेश उपाध्याय का निधन हो गया, हिंदी के जाने माने कथा। ऐसे ऐसे उदाहरण, कई उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक कुमार विश्वास ने उनके बात की, सारे लोगों ने बात की, लेकिन सब हेल्पलेस हो गए। और भी कई
इतने उदाहरण हैं, किसका किसका नाम ले। तो सिस्टम पूरा, मतलब जो लोग अस्पतालों में थे वो भी ऑक्सीजन न मिलने से, या समय पर बेड आईसीयू न मिलने से, या समय पर वेंटिलेटर न मिलने से उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर में एक जानने वाले थे त्रिवेदी जी, उनका बेटा, वो ऑक्सीजन की कमी से उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, 6 साल का बच्चा है। ऐसे कई कारण उदाहरण है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर हुआ, और सिस्टमेटिक फेल्योर से मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरी आपदा का आकलन करने में गफलत हुई, चूक हुई, अनदेखी हुई, लापरवाही हुई। और सरकारें, मैं बार बार सरकारें कहता हूं, सरकारें उसका आकलन करने में चूक गई। जब सरकारें चूक गई तो प्रशासन चूक गया, प्रशासन चूक गया तो पूरा हमारा तंत्र चूक गया। और एक सबसे जो घटिया बात हुई है इस पूरे दौर में, मुझे लगता है उस पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए, कि ऐसे समय में भी लोगों ने सेवा भाव छोड़ करके, मुनाफे का भाव रख करके, और अस्पतालों में महंगे महंगे बेड बेचे, दवाइयां ब्लैक की, ऑक्सीजन ब्लैक की। आप मतलब शर्म से सर झुक जाना चाहिए हर हिंदुस्तानी का, कि ऐसे आपत्ति के समय भी लोगों ने पैसे बनाने का जो काम किया है, जो किया है, कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। एक ऑडियो क्लिप घूम रही थी लखनऊ के किसी अस्पताल की, और वो किसी नेता विधायक थे हैं, उनसे जुड़ा हुआ अस्पताल था। वो अस्पताल का व्यक्ति कह रहा है 20 लाख रुपए मांग रहा है एक बेड की, और जिससे बात हो रही है वो कह रहा है 20 लाख बहुत ज्यादा है। तो पूरा हिसाब बता रहा है कि इतने उनको देने, इतने उनको देने, इतने उनको देने हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि जहां कम मिलता हो वहां चले जाऊं। आप सोचिए। तो ये, अरे भाई, एम्बुलेंस का किराया दिल्ली से, नोएडा से दिल्ली जाने का एम्बुलेंस का किराया 15,000 20,000 रुपए, कानपुर से लखनऊ जाने का किराया 35,000 40,000 रुपए एम्बुलेंस का। दिल्ली से तो लुधियाना 1,20,000। 1 लाख बताइए। अब आप सोचिए दिनेश जी, कि ऐसे समय जब लोग सेवा भाव में निःशुल्क काम करते हैं, चलिए आप निःशुल्क मत करिए, आप अपना खर्चा ले लीजिए, खर्चे से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर 2,000 रुपए लगते हैं तो आप 2,500 ले लीजिए, 3,000 ले लीजिए, आपत्ति कर लेना है। 20,000, 15,000, 25,000, ये कौन सी मानसिकता है भाई। हम वैसे तो अपने को विश्व गुरु, वसुदेव कुटुंबकम, बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें, और हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम सारी जो है परहित सरित धर्म नहीं भाई, इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन आपत्ति के अवसर पर इस तरह की बात, इस तरह से लाभ कमाने का जो आपने कहा। इसके ऊपर मैंने जी एपिसोड्स बनाए विनोद जी, और काफी वायरल हो गए इंडिया में। मैं आपको बताऊं तो ये मेरे एपिसोड्स जो मैंने बनाए थे काफी वायरल हुए हैं, जिसके ऊपर भारतीय समाज का एक विभत्स चेहरा निकल कर आता है, जो दुनिया के सामने शायद हमारा जो एक खास तौर से एक बेईमान चेहरा निकल कर आया है, जो एक ऐसा चेहरा निकल के आया है कि जो मानवीय मूल्यों से इतना दूर है कि हम जिस ग्रेट भारत की बात करते, महान भारत की बात करते हैं, उस महान भारत से हर जगह पे एक बेईमानी चेहरा निकल के आता है। ये वही भारत है जहां दधीची की कहानियां सुनाई जाती है, जहां शिवी की कहानियां सुनाई जाती है, जहां हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाई जाती है। ये वही भारत है जहां एक अधनंगा फकीर जो है ब्रिटेन के सम्राट के सामने जाकर के हिंदुस्तान की बात करता है, दुनिया को शांति अहिंसा का संदेश देता है। ये वही भारत है। और मैं बताऊं आपको, मुझे गर्व है सिख समाज पर, कि उन्होंने ऐसे समय में एक बार फिर साबित किया कि सच्ची सेवा भावना क्या होती है। दिल्ली में गुरुद्वारों ने अस्पताल बना दिए, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन लंगर लग गए, और बाकायदा जिस तरह से उन्होंने सहयोग और सहायता की है वो काबिले सलाम है। सभी दक्षिण पंथियों ने उन्हें ही गद्दार कहा, खालिस्तानी भी कहा और आतंकवादी भी कहा, और आज वही ऑक्सीजन लंगर लगा के आपकी सेवा कर रहे हैं। और जिन्होंने उनको गद्दार कहा, कोई पूछे वो आज कहां पर है, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। इस बार इस पे भी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं कि इस बार वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो दक्षिण पंथी हैं वो इस महामारी में कहीं नजर नहीं आई हैं, और ये उन पार्टियों में भी विचार हो रहा है कि हाँ, हम कहीं नजर नहीं आए, इस बार नजर कोई और आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो एक उन्होंने तो एक काउंटर कैंपेन शुरू कर दिया है पॉजिटिविटी का। हाँ, वो अब वो चल नहीं पाएगा। खैर, वो तो लोगों को पता है कि गाड़ी अब क्या निकल चुकी है। नहीं, पॉजिटिविटी में देखिए, पॉजिटिविटी अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी कोई खराब चीज नहीं, हम सब पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन सच्चाई से आंखें नहीं मूंदना चाहिए। बिल्कुल, सच जो है जब आप सामने लाओगे, देखोगे, स्वीकारोगे, तभी तो सामना करोगे उसका। अगर हम सब मौतों को ढक दें, लाशों को पाट दें, कहते सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम रोक थोड़ी पाएंगे उस बीमारी को, समस्या को। समस्या का समाधान तभी होगा जब सच
को हम स्वीकार करेंगे। अगर दुश्मन की फौज चढ़ आई है और हम कह रहे हैं नहीं वो तो बहुत कमजोर है, हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे, हमें उसकी ताकत का अंदाज तो लगाना पड़ेगा ना। आखिर विदेशी हमलावरों ने हमें क्यों गुलाम बनाया, क्यों? क्योंकि हमने कभी उनकी ताकत का अंदाज ही नहीं लगाया। तो हमेशा सच से आंखें चुराते रहे। तो जब तक सच से आंखें चुराएंगे तो वो आप उसका उस समस्या का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिविटी बहुत सकारात्मक अच्छी चीज है, लेकिन सकारात्मकता होनी चाहिए, सकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। सकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों का हौसला बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोगों को बताएं कि कोविड से जो है जरूरी नहीं कि जान चली जाए, इसका इलाज भी होता है और लोग ठीक होते हैं। लेकिन साथ साथ अगर लापरवाही कहीं हो रही है, अगर गंगा में लाशें आ रही हैं, अगर गांव गंगा के किनारे रेत पे लाशें गड़ी हुई मिल रही हैं, तो उनको स्वीकार करके उनके कारणों को खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उन इलाकों में जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन समस्याओं का तक पहुंच करके उनका इलाज करना पड़ेगा ताकि आगे ना हो। अगर हम उसे अनदेखा कर लेंगे, उनसे आंख बूंद लेंगे, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे? तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है ऐसे लोगों से कि सकारात्मकता लाइए, लेकिन सच से आंखें मत मूंदिए। दुनिया के करीब करीब बहुत सारे पेपर्स में अंडर काउंटिंग और डेट के ऊपर चर्चाएं हुई हैं, फ्रंट पेज पे हुई हैं, जलती चिताओं के फोटोग्राफ्स आए हैं। आज बेंगलोर की एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी उनके एक पेपर में आया हुआ है कि इंडिया ने अब जो मिनिमम से मिनिमम जो अंडर काउंटिंग ऑफ द डेड है वो 3 टाइम्स लेस है। यानी कि उन्होंने तो फिगर दे दी है, 6 लाख करीब 54,000 के आसपास जो डेथ है, वो 2,20,22,000 की जो डिक्लेयर की जा रही है वो नहीं है, 3 टाइम्स मोर है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस हिसाब से क्रीमेशन ग्राउंड के जो फिगर कई अखबारों में आ रहे हैं और इसके अलावा टेलीविजन चैनल्स में भी कई बार आ रहे हैं, तो वो 4 से 5 गुना, जहां 1,000 मर रहे हैं वहां 2,200 की संख्या डिक्लेयर की जा रही है। ये भी एक देश के चरित्र के ऊपर एक धब्बा लगाते हैं, मैं बताऊं, क्योंकि जो देश अपने डेड के प्रति ईमानदार नहीं होता है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके उनके प्रति भी ईमानदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दुनिया में हमारी साख को बिल्कुल गिराने के अंदर सहयोग करते हैं। खैर, ये बातें रही। अब हम आते हैं खासतौर से एक खबर पर कि इलाज तो एक ही है, अल्टीमेटली बीमारी है तो इलाज है तो वैक्सीनेशन है। अभी मुश्किल से ले दे के 5 करोड़ 6 करोड़ की कैपेसिटी हमारी वैक्सीन बनाने की इंडिया में, लेकिन पीक कैपेसिटी पे तो हमेशा बनते नहीं, थोड़े से रिड्यूस होके बनते हैं। तो 20 लाख की कैपेसिटी पर डे की, कभी किस दिन 15 लाख बनता है, किस दिन 18, किस दिन 19, वो भी तब जबकि पूरा रॉ मटेरियल अमेरिका से आ जाए। अब कल नीति आयोग के शायद शरद पवार साहब हैं, उनका कहना है कि हम दिसंबर एंड तक 216 करोड़ वैक्सीन बना लेंगे। जी 7 गुना ज्यादा, करीब करीब आज की 35 करोड़ अगले 6 महीने में बनने चाहिए थे, अगर आज की स्पीड से जाते तो उससे 7 गुना ज्यादा। मुझे नहीं मालूम किस किस्म का ये नए प्लांट्स आ जाएंगे इस 6 महीने के अंदर, जून से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक, और ऐसा कौन सा एक जादुई चिराग उनके पास आ गया कि प्रोडक्शन ओवरनाइट 7 गुना बढ़ के 216 करोड़ पे आ जाएगा। ये जो ऑप्टिमिज्म निकल के आ रहा है, इसको आप किस नजर से देखेंगे सर? मुझे लगता है कि ये शायद डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है सरकार की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से, लोगों को भरोसा देने का एक प्रयास है। भाई ठीक है, पैनिक मत करिए, हम बहुत जल्दी 216 करोड़ की उत्पादन क्षमता हासिल कर लेंगे और उसके बाद आराम से वैक्सीन सब लगवाइए। तो अभी जो भीड़ लग रही है टीकाकरण केंद्रों पर, क्योंकि जब से ये दूसरी वेव आई है तो उसके बाद अचानक लोगों में टीकाकरण के प्रति एक लगाव, एक इच्छा जागृत हुई है। पहले लोग हिचक रहे थे टीका लगवाने में, तो जब बड़े बड़े प्रचार और अभियान शुरू किए गए थे टीका जरूर लगवाएं, उसके बाद जब ये वेव आई और ये महसूस किया लोगों ने कि अगर टीका लग गया है और उसके बाद अगर संक्रमण हो भी गया तो संक्रमित व्यक्ति बच जाता है, उसको ज्यादा गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए भी टीके के प्रति एक उत्सुकता हुई और काफी लोगों ने लगाना, और सरकार ने इधर उम्र भी घटाई, जो 60+ थी उसको 45+ कर दिया। इसी के ऊपर एक दर्शक का हमारा प्रश्न था, एक मिस्टर मिनोचा है, उनका कहना था कि जब वैक्सीन थी ही नहीं तो 18 के ऊपर ओपन क्यों किया? हाँ, वो बात आपकी सही है, वो प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब वैक्सीन थी ही नहीं तो 6-6.5 करोड़ वैक्सीन तो हमने पहले जो है निर्यात कर दी तमाम देशों को। उस वक्त जब वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे थे तो ये था कि शायद ये वैक्सीन जो है पड़े पड़े खराब ना हो जाए, तो उसको निर्यात कर दिया गया। उसके बाद जब वैक्सीन की कमी हुई और इधर 45 उम्र की सीमा घटा करके 45 वर्ष वालों को भी कर दिया गया, उससे ऊपर वालों को, और 18 से 44 साल वालों के लिए भी खोल दिया गया। तो और वैक्सीन है नहीं,
अभी क्या स्थिति है कि 18 से 44 साल वालों को तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है, 60+ वाले जो हैं, मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी है, उनको दूसरी डोज के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है। और जो पहले, इसीलिए कोविशील्ड ने अभी समय बढ़ा दिया, 12 हफ्ते कर दिया उसका। जो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का अंतर है उसको 12 हफ्ते कर दिया गया, 8 से 12 हफ्ते। पहले वो 4 हफ्ते था, फिर 6 से 8 हफ्ते हुआ, अब 8 से 12 हफ्ते हुआ। मुझे लगता है आगे अगर वैक्सीन की किल्लत इसी तरह रही तो उसको हो सकता है कि क्या कहते हैं 52 हफ्ते न कर दिया, एक साल ना हो जाए कहीं। 52 हफ्ते न कर दिया जाए। तो 52 हफ्ते का मतलब अगली बार तो अगला राउंड शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन के जो इफेक्टिविटी है, एफिकेसी है, वो तो 10 महीने 11 महीने की है। तो इसलिए ये बड़ा समय आप बढ़ाते जाइए कि नहीं साहब वो। तो ये जो नीति आयोग ने कहा है कि हम 216 करोड़ की क्षमता हासिल कर लेंगे, भाई अगर ऐसा कर लिया जाए और ऐसा कोई है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सबको स्वागत करना चाहिए ताली बजा करके, क्योंकि देश को 200 करोड़ की डोज तो चाहिए। 135 करोड़ की आबादी में अगर 20-25 करोड़ बच्चे निकाल दें, 5 साल 8 साल वाले जिनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो भी 200 करोड़ तो आपको वैक्सीन चाहिए डोजेज। तो अगर 216 करोड़, करीब 135 270 करोड़ चाहिए। बच्चे अटैक होने जा रहे हैं। देवी शेट्टी साहब ने कहा है, अभी डॉक्टर साहब ने, मैं 35 करोड़ बच्चे निकाल देता हूँ उनको, फिर भी मान लीजिए माइनस कर देता हूँ कि चलिए वो अभी उतना, अभी 18 साल से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं हम, तो 200 करोड़ तो फिर भी चाहिए ना आपको उनको देखते हुए। तो अगर 216 करोड़ बनने की क्षमता हो जाती है तो स्वागत योग्य है। अब आप देखिए विदेशी जो वैक्सीन हैं, स्पुतनिक, वाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, और वो चीनी जो वैक्सीन है साइनोफार्म, हाँ, इन सबको अनुमति, चीनी उसको तो शायद अभी अनुमति दी नहीं गई है भारत में आने के लिए। फाइजर और मॉडर्ना और स्पुतनिक इनको दी जा रही है। नहीं दी जा रही सर, इनको भी नहीं दी गई है। स्पुतनिक को है, बाकी किसी को नहीं, फाइजर अमेरिकन को नहीं है। नहीं है फाइजर को नहीं अभी, नहीं, फाइजर भी नहीं है, मॉडर्ना भी नहीं, जॉनसन भी नहीं है सर। जॉनसन भी नहीं है, अब खाली स्पुतनिक को दी गई है। तो मेरी ये नहीं समझ में आता कि एक तरफ तो आप वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं, भाई आप दे दीजिए सबको अनुमति। जब वो क्लिनिकली ट्रायल में सक्सेसफुल हैं, दुनिया में सब जगह लगाई जा रही है, WHO ने उनको परमिशन दे दी है, तो उनको भारत में आयात करने की अनुमति दे दीजिए ना। और वो 1000 रुपए रखे कीमत, 1500 रखे, 2000 रखे, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएंगे। तो कम से कम जो सरकारी वैक्सीनेशन है उस पर दबाव कम होगा। एक बड़ी आबादी का मतलब 10% आबादी तो वो कर लेगी, 15% लोग तो उसको 10-15% लोग तो अफोर्ड कर ही लेंगे ना उसको। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, जो लोग साल भर में 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य पर, इस रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, वो अफोर्ड कर लेंगे। तो अब दीजिए अनुमति। स्पुतनिक को भी इतनी देर से दी गई है, जबकि दिसंबर जनवरी से वो कोशिश कर रहे थे। अगर पहले दे दी जाती, अभी अब कागजी कार्रवाई में समय लगेगा, अभी शायद कितनी 2 लाख 3 लाख कुछ डोजेज आ रही है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो मेरी ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारी लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो क्यों इसमें जो है इसको क्यों नहीं खोल रही है विदेशी अनुमति। फिर पूरी आपकी टीका नीति जो है उसमें पहले सेंट्रलाइज्ड था, उसके बाद अब राज्यों को कह दिया गया आप अपना खरीदिए और अपना लगाइए। अब राज्य ग्लोबल टेंडर करें, वो सीधे बात कर रहे हैं कंपनियों से। ग्लोबल टेंडर का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही स्पुतनिक बाहर का है, बाकी दो इंडियन है। तो आप किसी को अनुमति नहीं दे रहे, तो फिर ग्लोबल किस बात कराएगा वो। और दूसरी बात ये है कि राज्य आपस में ही कंपटीशन करेंगे। अब कोविशील्ड के पास अगर मान लीजिए महाराष्ट्र भी जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी जा रहा है और कर्नाटक भी जा रहा है, सब मांग रहे हैं कि भाई हमें दीजिए, तो वो फिर अच्छा, ऐसी उनके मूल्य को लेकर के भी जो नीति है वो भी समझ से परे है। तो कुल मिलाकर के एक अजीब सा एक कैओस सा हो गया है टीकाकरण को लेकर के, और राज्यों के पास टीके उपलब्ध नहीं लग पा रहे हैं टीके। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक सार्थक सशक्त हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें, और टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है दिनेश जी, जो कोविड संक्रमण को रोक सकता है बढ़ने से। सर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं कोविड से फरवरी में निकला था जी, और मैंने परसों मुंबई में ट्राई किया पहला टीका लेने के लिए। मैं असफल हो गया कई घंटे लगाने के बाद। मैं कल फिर ट्राई किया मैंने उसके लिए, जबकि मेरे पास सब कुछ था, करके गया था, कल भी मुझे नहीं मिला।
मैं 2 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, करीब 7-8 घंटे व्यतीत जबकि कर चुका हूँ। मुंबई में तो मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ सर। मुंबई में तो सड़कों पर टीका लगा रहे थे, टोल पे रोक रोक करके, वो जो फोटो है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ मैं। आज हमारी ये हालत है कि आज कई घंटे 2 दिन में लगाने के बाद मैं खुद को एक वैक्सीन नहीं दिलवा पाया हूँ आज तक। ये मेरे हालात। तो वो जो चित्र और वीडियो आ रहे थे कि वो गाड़ी रोक करके टीका लगा रहे हैं, वो क्या सब सिर्फ प्रमोशनल वीडियो थे? सर वो क्या हो रहा है ना कि अभी आज की डेट में बहुत सारे क्या है वो फोटोशॉपिंग भी चल रही है, और एक तरह से क्या होता है कि एक दिखा रहा है कि अब सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं वॉक-इन्स, लेकिन पता नहीं वो कितना कामयाब होगा, कितना नहीं होगा। बताऊं, हम तो दोनों, हम और हमारी पत्नी, हम तो लगवा चुके हैं दोनों टीके, दोनों डोजेज लगवा चुके हैं। 14 अप्रैल को हमने दूसरी डोज भी लगवा ली थी। लेकिन जब ये 18 साल वाला खुला, 18+ वाला, तो मेरा बेटा जो है वो 25 साल का है, तो वो बॉम्बे में ही रहता है, लेकिन आजकल मेरे पास ही है, पिछले 1 साल से है वहाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इसको लगवा लिया जाए, तो रजिस्ट्रेशन करा लिया कोविन ऐप में। उसके बाद लगातार रोज कोशिश कर रहा है, कहीं किसी अस्पताल में स्लॉट नहीं मिल रहा है। सारे अस्पताल बुक 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 दिखा रहे हैं और खुली नहीं रहे आगे, कहीं नहीं मिल रहा स्लॉट। तो ये स्थिति है, और बहुत भयानक स्थिति है। और टीकाकरण से ही ये रुकेगा, बता रहा हूँ। जितना ज्यादा टीकाकरण होगा उतना ही ये इसका स्प्रेड, इसकी चेन टूटेगी और स्प्रेड रुकेगा। लेकिन अब वो अगर सरकार, अगर मैं कह रहा हूँ आपको, सारा ध्यान, सारी चीजें फोकस जो है वैक्सीनेशन पे कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तय कर ले कि घर घर जाके टीका लगाना है हमको, और फंड्स जो है वो, अब सेंट्रल विस्टा को लेकर के इतना विवाद चल रहा है जिसमें 20,000-25,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अगर सरकार जो है टीकाकरण को प्राथमिकता दे दे, तो मुझे लगता है कि ये समस्या से आप 6 महीने के अंदर जो है हम कोविड को खत्म कर सकते हैं और कोविड से मुक्ति पा सकते हैं। इस महामारी के समय में जनता से पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि सरकारों के पास अगर व्यर्थ करने के लिए इतना सारा पैसा है तो पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। ये तो पेट्रोल डीजल के दाम तो फिर बढ़ गए। और इस महामारी के टाइम पे जब जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है, तो जनता के जख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़कना चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। आप राहत की बात कीजिए, इस समय आप उनकी जेब से पैसे निकालने की बात मत कीजिए। और जबकि आप जानते हैं आपके जीएसटी अच्छा खासा आ रहा है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं मगर ऐसा करते हो, तो फिर लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर वाजिब ही है वो। एक सवाल था सर, हमारे कोठारी साहब हैं, हमारे कोई दर्शक हैं, कि क्या 2021 तक जो सरकार वादा कर रही है वैक्सीनेशन हो जाएगा भारत का अंत तक, 31 दिसंबर तक? देखिए, अभी जो उपलब्धता है वैक्सीन की, टीकों की, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये इस वादे को पूरा करना इतना आसान होगा। लेकिन सरकार है, अभी उसके पास समय है। अगर सरकार सब कुछ सारा फोकस वैक्सीनेशन पे दे दे तो कर सकती है। सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है भारत सरकार की, लेकिन उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इस चीज को सारे राज्यों को विश्वास में लेकर के कि टीकाकरण कैसे किया जाए, राज्यों पे न छोड़ करके राज्यों के साथ सहयोग करते हुए केंद्र सरकार एक समग्र नीति तय करे, उसका अमल राज्य करे, और इस तरह से ज्यादा से ज्यादा बड़ी आबादी को, जितना ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि दिसंबर तक आप 135 करोड़ को नहीं लगा सकते, आप 75 करोड़ को लगा दीजिए, 60 करोड़ को लगा दीजिए, 70 करोड़ को लगा दीजिए, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 75 करोड़ भी, उसके बाद 2 महीने और ले लीजिए, मार्च तक लगा लीजिए, सब कुछ कर दीजिए। लेकिन उसके लिए अभी से बहुत युद्ध स्तर पर केंद्र सरकार को काम करना पड़ेगा। और एक और हमारे दर्शक मित्र का सवाल था, श्री संजय कार्निक, ऐसा क्यों है कि इस महामारी के टाइम पे हमने दुनिया के सामने वर्स्ट एग्जांपल रखा है, जहां पे हमारी सारी पार्टीज एक सुर में बात नहीं करती हैं। इस महामारी के टाइम पे उनको एक साथ आना चाहिए था, एक सुर में बात करते, मिलकर लड़ते, तो राह आसान हो जाती। ये संजय कार्निक जी का कहना है। नहीं, संजय कार्तिक जी का सवाल बहुत सही है, बड़ा उपयुक्त सवाल है, और हर भारतीय के मन में ये सवाल है जो उनके मन में है, हमारे आपके मन में भी है, कि निश्चित रूप से जब संकट काल हो तो सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में, एक आवाज में बात करनी चाहिए, और यही उनके नेतृत्व की परिपक्वता होती है। अब प्रश्न ये है कि जो दोषारोपण का जो खेल है राजनीति में, कि सरकार विपक्ष को दोष देती है, विपक्ष सरकार को दोष देता है, सरकार कहती है कि विपक्ष इस समय राजनीति कर रहा है, विपक्ष कहता है कि सरकार हमको विश्वास में नहीं ले रही है,
तो ये दोषारोपण में से क्या होता है कि जो लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए, वो लड़ाई आपस में राजनीतिक दल लड़ते हैं। आज की तारीख में देश में केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कई राज्यों में उन दलों की दूसरे दलों की सरकारें भी हैं जो भाजपा के साथ नहीं है। ऐसे दलों की सरकारें भी हैं जो न भाजपा के साथ है न कांग्रेस के साथ है। तो और कहीं भाजपा की भी सरकारें हैं, तो कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सत्ता में ना हो। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं हर दल सत्ता में है। अब ठीक है, कुछ पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के क्षेत्रीय दल भी जगह जगह सत्ता में है। और तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र की जिम्मेदारी है कि सबको ऑन बोर्ड ले, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड ले, जो कि प्रधानमंत्री करते रहते हैं मुख्यमंत्रियों से बात, प्लस सारे विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से को मिला के बात करें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनके सुझाव लें, उनके अच्छे सुझावों पर अमल किया जाए बिना राग द्वेष के। और विपक्ष को चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करे, तब जाके बात बनेगी इस तरह से। और ये ब्लेम गेम जो है ना कि नहीं नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होता रहा, कोर्ट तक में ये बात हुई कि केंद्र ने कहा नहीं दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार करी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो ये जो बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकने का है सिलसिला, ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से पायलट जी का सवाल जो है वो देश के राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। तो दर्शकों, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन समय की बाध्यता होती है और हमारे जो मेहमान हैं उनके समय की भी मैं एक सम्मान करूंगा कि उनको भी बहुत सारे प्रोग्राम्स पे जाना पड़ता है। तो शुक्रिया अदा करने से पहले उनसे मैं कोई आखिरी टिप्पणी आपके ओर से, कोई विनोद जी कोई और हो तो जरूर कहिएगा। इस पूरे विषय पर जो भी आपको या कोई आखिरी विचार इस प्रोग्राम के अंत में रखना चाहें, आप कोई भी जो भी चीज कहना नहीं, मेरा तो यही कहना है कि देखिए ये राष्ट्रीय संकट का समय है और हमारा सबका ध्यान यही होना चाहिए कि हम अपने कामों से, अपनी बातों से जो भी सहयोग कर सकते हैं इस लड़ाई में, ताकि समस्या के समाधान और निराकरण के लिए वो करें। अगर मैं मीडिया में हूं तो मुझे सच को सामने लाने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार अगर कोई अच्छा प्रयास कर रही है, अगर कहीं चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसकी जानकारी भी देनी चाहिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और जनता के जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं, उनको भी सामने लाना चाहिए। तो ये हमारा काम है। अगर कोई हेल्थ सेक्टर में है तो वो हेल्थ का काम करे, कोई सोशल सेक्टर में है तो सामाजिक तरीके से लोगों की मदद करें। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रहते हुए इस लड़ाई को में सहयोग करें। ये सिर्फ किसी एक पार्टी की, किसी एक सरकार की, किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है और हम सबको इस लड़ाई को जीतना है। हम सब बचेंगे, देश बचेगा, तभी हम आगे, अगर आपस में लड़ना भी होगा तो लड़ लेंगे। अगर राजनीति भी आगे करनी होगी एक दूसरे से, तो हमें पहले देश को बचाना है, खुद को बचाना, तभी तो हम एक दूसरे से झगड़ा भी कर पाएंगे। जिंदा रहेंगे तो कर पाएंगे, चाहे लड़ाई झगड़े से मेरा मतलब जो है कोई सांप्रदायिक झगड़ा या जाति झगड़ा नहीं है, नफरत का झगड़ा नहीं है। झगड़े से मेरा मतलब राजनीतिक झगड़े जो है और चुनावी झगड़े हैं और जो आपस में बहस मुबाहिसे हैं, वो तभी कर पाएंगे जब हम सब रहेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है जानों को बचाना, कि लोगों को कैसे बचाया जाए, गांव में हो, शहरों में, जहां भी हो। तो ये थी हमारी एक बेबाक बातचीत श्री विनोद अग्निहोत्री जी की, जो कि कंसल्टिंग एडिटर है अमर उजाला से। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बेबाकी से बातचीत की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शक मित्रों, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ में। इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।